हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स थायराइड ग्रंथि और उसके विकार के बारे में आज आप मुझसे पढ़ेंगे। आप एक तरीके से समझ लीजिए, आज आप थायराइड तो पढ़ेंगे, साथ साथ आपका एक आयोडीन टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, इसी में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आयोडीन की रिक्वायरमेंट बॉडी में हमारे होती है, केवल और केवल उसको थायराइड ग्लैंड ही यूज करता है, वो थायराइड के लिए ही काम करता है हमारी बॉडी में आयोडीन। तो उसको हम आगे समझेंगे। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स फटाफट से जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। लाइव चैट में मैं आपके साथ हूँ। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपका डाउट हो तो वहां पे मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्लियर है स्टूडेंट। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे और जैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम आपका खत्म हो जाता है देन फिर मैं आपके स्टार्ट करूंगी ये क्या बोलते हैं इसे, गृह प्रबंध। जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं गृह प्रबंध के बारे में कि हमें पढ़ने चाहिए, वैसे तो मुझे इस समय कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, मतलब बहुत डिटेल में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक ही चीजें हैं, उन्हीं से बार बार क्वेश्चन आपसे हमेशा गृह प्रबंध में पूछा जाते हैं। जैसे एंजल के उपभोग का नियम है, तो उन्होंने 5 मदें दी हैं, 3 वो जो है वर्गों की बात करते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। तो ऐसे बहुत सी चीजें। चलो उसको हम एक बार गृह प्रबंध की पूरी क्लास ले लेती हूँ मैं, 1-1.5 घंटे की ऐसा करूंगी। उसमें काफी कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको मैं डिस्कस कर लूंगी। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल आप थायराइड ग्रंथि के बारे में आज पढ़ लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है स्टूडेंट। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले तो थायराइड ग्लैंड आप देख लो लोकेटेड कहाँ होती है। तो मैंने आपको बताया है कि थायराइड ग्लैंड हमारे गले में लैरिंग्स के ऊपर होती है। लैरिंग्स जो कि स्वर पेटी होती है जिससे आपकी आवाज निकलती है, लैरिंग्स के जस्ट ऊपर आपके थायराइड ग्लैंड लगी होती है। ये लैरिंग्स है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके थायराइड ग्लैंड है। ये क्या है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के बारे में आप पहले कुछ 2-4 बातें अपने कॉपी में तुरंत नोट कीजिए। सबसे पहली बात, इसका वेट आई थिंक 25 ग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में। ये आप लोग का होमवर्क है कि आप मुझे इसका वेट एग्जैक्ट बताओगे क्या होता है। एनसीईआरटी पता है कभी वेट पे नहीं जाती है, लेकिन हमारी किताबों में जो नॉर्मल ये एससीईआरटी वगैरह की किताबें होती हैं, ये वेट और ये नली और ये इन लंबाई चौड़ाई में ही इतना ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और इनको खुद को नहीं पता होता है। एग्जैक्ट इन्हें खुद को नहीं पता होते हैं, कहीं 20 ग्राम, कहीं 22 ग्राम, कहीं 25 ग्राम लिख देंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसका वेट क्या है वो आप मुझे बताओगे, लेकिन हमारी किताबों में दिया हुआ है फूड्स एंड न्यूट्रिशन की, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। कि इसका वजन 25 ग्राम होता है। 25 ग्राम कहते हैं, हमारी बुक्स ये बोलती हैं कि हमारे शरीर का जितना भी भार है उसका 2% अकेले किसका होता है, थायराइड ग्लैंड का होता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट बातें नोट करते चलिए। दूसरी चीज आप इसके बारे में नोट करिए कि थायराइड ग्लैंड जो है इसकी शेप बटरफ्लाई जैसी होती है। बटरफ्लाई शेप होती है, बटरफ्लाई मतलब तितली के जैसे। तो अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है शरीर में जिसकी शेप आपके तितली की तरह होती है, तितली की तरह दिखाई देती है, देखो दिख रही है ना, तो इसे बटरफ्लाई ग्लैंड बोलते हैं, या बटरफ्लाई शेप की होती है ये। तीसरी चीज आप इसके बारे में लिखिए कि थायराइड ग्लैंड एक बायलोब्ड ग्लैंड है, क्योंकि इसमें 2 लोब्स दिखाई देते हैं। एक लोब ये हो गया, ठीक है, और एक लोब ये हो गया। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायलोब्ड ग्लैंड। बायलोब्ड, बाय मतलब होता है, बाय का मतलब होता है 2, तो 2 लोब्स होते हैं इसमें। यह क्वेश्चन पूछा गया है थायराइड ग्रंथि में कितने भाग होते हैं, कितने लोब्स होते हैं। थायराइड ग्रंथि के आपके 2 भाग होते हैं, मतलब 2 लोब्स होते हैं। भाग तो नहीं बोलेंगे इन्हें हम, पार्ट्स तो नहीं बोलेंगे, लोब्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, लोब्स। तो सो दैट्स व्हाई थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड बायलोब्ड ग्लैंड। तो अब आप लिख सकते हो कि बायलोब्ड ग्लैंड कौन सी है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक। और इसके बीच वाले ये जो बीच में जो ये पिचक गया है यहाँ पर, ये जो पिचका हुई चीज है, ये चीज ये इस्थमस कहलाती है। क्या कहलाती है, इस्थमस। समझ में आ रही, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। 4th पॉइंट आप लिखिए, थायराइड ग्लैंड आपके शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, डिफरेंस समझिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या आंसर करोगे, लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है पेनक्रियाज, अग्नाशय। शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, जो एंडोक्राइन भी है, जो एक्सोक्राइन भी है, वो है पेनक्रियाज, अग्नाशय। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात जो अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली कहाँ डालते हैं, ब्लड में डालते हैं। सबसे पहले ही क्लास में मैंने आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अभी भी जिसकी समझ में नहीं आ रही है, मान लो वो पहली बार देख रहा है, तो पहले मेरी इस
इस सेशन की फर्स्ट क्लास देखना, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन समझाया है। जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डाल दें वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। जो अपनी सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू बहाती हैं, एक नाली के थ्रू बहाती हैं अपनी सिक्रीशंस को, वो आपके एक्सोक्राइन होती हैं। समझ में आ गया? तो ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर करना। इसके कितने लोब्स होते हैं? इसमें 2 लोब्स होते हैं। इसे किस नाम से हम बुलाते हैं? इसे हम बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोल सकते हैं, बायलोब्ड ग्लैंड भी बोल सकते हैं। बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी शेप बटरफ्लाई की तरह लगती है। इसका वेट 25 ग्राम हो सकता है। हमारे शरीर का 2% ये कैरी करती है। थायराइड ग्लैंड ये कहाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के गले में लैरिंग्स के पास ये जो है आपके थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर हुई कि नहीं? अब लोब्स की बात हो रही है, तो मैंने आपको एक बार जब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स ये बात कि जब एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है तब जो पिट्यूटरी होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। मतलब उस समय जो पिट्यूटरी होती है वो कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पिट्यूटरी जैसे जैसे भ्रूण का विकास होने लगता है इसके 2 ही पार्ट्स रह जाते हैं। एक इसको एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, इस वाले पार्ट को पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। मैंने आपको ये भी समझाया था कि अनाटमिकली इसका नाम क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस। ये एडिनोहाइपोफाइसिस है, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस है। जो पोस्टीरियर जो पीछे वाला भाग होता है ये आपकी कौन सा है, ये आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस है। अब एक चीज समझिएगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब एम्ब्रियोनिक पीरियड है तो ये इंटरमीडिएट वाला पार्ट कहाँ चला गया, ये कहीं तो घुसा होगा, तभी तो 2 बच गए। तो ये आपके एंटर, हाँ, किस में चला जाता है, एडिनोहाइपोफाइसिस या कह सकते हैं आप अग्र पिट्यूटरी के अंदर चला जाता है। तो अग्र पिट्यूटरी में जो है आपके 2 लोब्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए पिट्यूटरी के कितने भाग हैं, पिट्यूटरी के आपके 2 भाग हैं, एक ये एंटीरियर पोर्शन है, एक ये पोस्टीरियर पोर्शन है। एक आगे वाली पिट्यूटरी, एक पीछे वाली पिट्यूटरी। लेकिन आगे वाली पिट्यूटरी में 2 लोब्स होते हैं। एक तो ये हो गया एंटीरियर, एक्चुअली में यही असली एंटीरियर पिट्यूटरी है, और एक ये होता है, ये इंटरमीडिएट कहलाता है या बीच वाला भाग कहलाता है, और इसमें केवल एक ही अंडा होता है, पोस्टीरियर। इतना मैंने आपको समझाया था ना। इनके नाम हैं स्टूडेंट्स, जब मैं पिट्यूटरी पढ़ा रही थी इसीलिए मैं लाइव चैट में ज्वाइन करती हूँ, बच्चों के क्वेश्चंस देखती हूँ। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे, जैसे ही मैंने मेलानोसाइट पढ़ाया, उन्होंने मुझसे बोला कि मैम हमारी बुक में दिया हुआ है मेलानोसाइट बीच वाले भाग से सिक्रीट होता है। एकदम करेक्ट बात दी थी स्टूडेंट आपकी बुक में। जो मेलानोसाइट्स होता है जो आपकी बॉडी में मेलानिन बनाता है, मेलानिन जो आपकी बॉडी को पिगमेंट देता है, कलर देता है, ये एक अकेला ऐसा हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी के इस इंटरमीडिएट वाले पार्ट से सिक्रीट होता है। ये पार्ट बीच में है लेकिन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ये एक अकेला हार्मोन ऐसा होता है। उस समय मैंने ये चीज नहीं बताई थी क्योंकि मैं एक फ्लो में पढ़ा रही थी, मैंने सोचा था ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। स्टूडेंट इनके भी नाम होते हैं। इस वाले लोब को, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो मैं कलर कर रही हूं, मैं दोबारा इसमें कलर चेंज कर लेती हूं। इस वाले पार्ट को, ये जो आपके मैंने टिक करा है, इसको आपके पास डिस्टालिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास डिस्टालिस, डिस्टालिस, पास डिस्टालिस, ठीक है। ये जो आपका अब मैंने सर्कल बनाया है, ये वाला पार्ट, ये जो बीच वाला लोब होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही है, मतलब उस पिट्यूटरी में 2 अंडे हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर 2 अंडे होते हैं, ऐसे आप याद रखिएगा। तो जो बीच वाला अंडा होता है इसको आपके बोलते हैं पास इंटरमीडिया। क्या बोलते हैं? पास इंटरमीडिया। इंटरमीडिया, इंटरमीडिया बीच में है तो इंटरमीडिया, ठीक है। इतना लिख लिया सबने। ये वाला अंडा क्या बोला जाता है? पास डिस्टालिस। दूसरे वाले को लिखिए आप पास इंटरमीडिया। और अकेला जो मेलानोसाइट होता है वो आपके बीच वाली पिट्यूटरी से, बीच वाली पिट्यूटरी ना बोल के आप बोलेंगे पिट्यूटरी के बीच वाले भाग से, जो भी है जैसे भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको बस समझ में आना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पूरी चीज समझा दी है कि जब बड़े हो जाते हैं तो पिट्यूटरी के 2 ही पार्ट दिखाई देते हैं। तो बीच वाला पार्ट जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर चला जाता है जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है। तो बीच वाले भाग से ही मेलानोसाइट आपके सिक्रेट होता है। और ये जो लास्ट में पार्ट बचता है, ये 3rd पॉइंट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, इसको पास नर्वोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास नर्वोसा। ये आपके हाइपोथैलेमस है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है। 2 इसके पार्ट्स होते हैं, एक इसमें 2 लोब्स होते हैं, इसमें सिंगल लोब होता है। इस सिंगल लोब को आपके बोलते हैं पास नर्वोसा। नर्वोसा, आई होप SA है, ठीक है, SA लिख लेना, SA। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब कोई भी मतलब जो स्पेशली PGT का पेपर देने जा रहे हैं, नेट का पेपर देने जा रहे हैं,
असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने जा रहे हैं, पीएचडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको तो ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, हो भी गई होगी, ठीक है। हाँ, टीजीटी में इतना डेप्थ में नहीं पूछ सकते, पूछते भी नहीं है और इतना, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे से तो। स्पेशली एनाटॉमी की बात कर रहे हैं हम। समझ में आ गया। पास डिस्टालिस ये पोर्शन है, पास इंटरमीडिया इस पोर्शन को कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो लोब पाया जाता है उसे पास नर्वोसा बोलते हैं। मेलानोसाइट्स जो कि आपके पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा था, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि मेलानिन बनाता है हमारे बॉडी में, हमारे कलर का पिगमेंट बनाता है, वो अकेला ऐसा हार्मोन होता है जो इंटरमीडिया पार्ट से सिक्रीट होता है। इतनी बात खत्म हो गई क्योंकि मैंने लोब्स पढ़ा है तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। तो हम थायराइड पे वापस चलते हैं। थायराइड के 2 लोब्स होते हैं, बाइलोब्ड ग्लैंड है, बटरफ्लाई की शेप होती है। थायराइड जो है आपके, इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको कि ये सबसे बड़ी ग्लैंड है एंडोक्राइन की, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम की। इसका वेट 25 ग्राम होता है, टोटल बॉडी का 2% कैरी करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। थायराइड ग्लैंड को अब आप यहाँ से देखिए, जब आप फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से मतलब अपने सामने, ये देखो लिप्स बने हैं ना, तो ये फ्रंट हो गया। तो फ्रंट में थायराइड ग्लैंड आपको इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन इसके बैक में जब इसको उल्टा कर लेते हैं, अब ये थायराइड ग्लैंड को उल्टा कर दिया है, इसके जब उल्टा कर लेते हैं या उल्टा करके पीछे से आप देखोगे, अपनी बैक से देखोगे तो पीछे से इसमें ये 4 मटर के दाने दिखाई देते हैं। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड में पीछे की तरफ होती है, आगे की तरफ नहीं होती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये लोकेशन आपको दिखाई देनी चाहिए। ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर आपके ये थायराइड ग्लैंड है। सामने से थायराइड ग्लैंड ऐसा दिखाई देता है और इसके पीछे आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 4 मटर के दाने दिखाई देते हैं। वो मटर के दाने आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। बात इतनी खत्म होती है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर अंदर, ठीक है। ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जब अंदर देखते हैं तो उसमें ये देखो, इसे फुटबॉल लाइक शेप्स बनी होती है। ये फुटबॉल्स बनी है, ठीक है, बनी है ना फुटबॉल, जिसको मैंने भी फुटबॉल बना दिया है। ये आपके क्यूबोडियल सेल्स होते हैं। क्यूबोडियल सेल्स मतलब क्यूब लाइक, आपको दिख रहा है ना, क्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स है, लाइक दिस, इस तरीके से बने हुए हैं, ऐसे क्यूब जैसे बने हैं। बने कि नहीं बने हैं, इन्हें क्यूबोडियल सेल्स बोलते हैं। और यही जो है आपके थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। थायराइड फॉलिकल्स मतलब यहीं से जो है आपके थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है, थायराइड हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालती है? थायरोक्सिन निकालती है, या उसे आप थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं। यहीं से प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है, अब थायराइड ग्लैंड जो है ब्लड से आयोडीन लेती है। आयोडीन हमें शरीर में थायराइड ग्लैंड के लिए चाहिए। आपको ये बात पता है, सबको पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए हमें हमारे शरीर में एक न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। वो न्यूट्रिएंट होता है आयोडीन, जो हमें कहाँ से मिलता है? जो कि हम जितने भी सी फूड हैं, समुद्री जो लोग घेंगा वगैरह खाते हैं, उनको तो अच्छे से मिलता है। नहीं तो हम लोग किससे यूज करते हैं? नमक से। हमें नमक चाहिए होता है। तो जिन भी जगहों पे नमक की कमी हो जाती है वहां पे थायराइड ग्लैंड की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब हर आदमी तो सी फूड खाता नहीं है, तो सरकार ने क्या किया? नमक को आयोडाइज किया। इसलिए अब हम आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, जो कि जन जन तक एक तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आयोडाइज सॉल्ट, उसमें पोटेशियम आयोडेट से उसको क्या करते हैं हम, मतलब स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, फोर्टिफाइड करते हैं, और हम लोग आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं। तो आयोडीन चाहिए। जब आयोडीन आपकी बॉडी में आ जाता है, अंदर आ जाता है, इन फॉलिकल के अंदर, इन सेल के अंदर आयोडीन आ जाता है, देन ये फॉलिकल एक प्रोटीन बनाती हैं स्टूडेंट्स। ये फॉलिकल का मतलब होता है सेल। मैं पहले ही समझा चुकी हूँ जब मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई थी तभी। ग्राफियन फॉलिकल एक मैच्योर सेल है। समझ में आ गया? अब क्या होता है और बताओ, प्रोटीन है। इस प्रोटीन, ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये एक प्रोटीन बनाते हैं जिसे थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन। अब प्रोटीन है तो कोई ना कोई अमाइनो एसिड होगा, अमाइनो एसिड चाहिए होंगे। तो अब आप ये बताइए वो कौन सा अमाइनो एसिड है जो थायराइड ग्लैंड के लिए, थायरोक्सिन बनाने के लिए स्पेशली जरूरी होता है बॉडी के अंदर? आप लोग बताइए। या मैं उसको बोल सकती हूँ प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, एंड इट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, कुछ भी हो, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन है, वो सॉरी प्रोटीन है या अमाइनो एसिड है, बताइए वो कौन सा अमाइनो एसिड है जो थायरोक्सिन हार्मोन का प्रिकर्सर है। जैसे आप ट्रिप्टोफैन पढ़ते हैं, नियासिन का प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन आपके नियासिन में कन्वर्ट होता है। ऐसे बताइए कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि थायरोक्सिन में कन्वर्ट होता है? दैट इज टायरोसिन। टायरोसिन।
टायरोसिन आपके एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब आप क्या समझते हैं? मैं बराबर आपसे बोलती हूँ, नॉन एसेंशियल का मतलब ये होता है कि वो बेकार नहीं है, उसका मतलब ये होता है वो इतने जरूरी हैं कि बॉडी खुद ही बना लेती है, तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ती कि तुम उसको खाने से लो या मत लो। क्या पता तुम खाने में लो या मत लो, तो बॉडी खुद ही उनका निर्माण करती है, बॉडी खुद निर्माण करती है, टायरोसिन खुद बनाती है बॉडी। इसलिए स्पेशली एक टायरोसिन है जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में चला गया है, और ये इतना ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, टायरोसिन इतना ज़रूरी होता है टायरोसिन आपके बॉडी के लिए कि इसका जो प्रोडक्शन है वो ह्यूमन बॉडी खुद करती है। क्यों? क्योंकि टायरोसिन में जब तुम आयोडीन डालोगे तभी बनेगा थायरोक्सिन हार्मोन। क्या बनेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड थायरोक्सिन बनाएगी ही तब जब आपकी बॉडी में होगा टायरोसिन। लिख लीजिए इसको, आंख नाक कान खोल के लिख लीजिए ये चीज आप। टायरोसिन प्रिकर्सर है थायरोक्सिन का। हाइपोथैलेमस निकालती है टीआरएच, थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, मैंने पढ़ाया है आपको लास्ट वीडियो में। पिट्यूटरी पे काम करती है टीआरएच, निकलता है टीएसएच, है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को स्टिमुलेट करता है टीएसएच आके, उसमें जो ये फॉलिकल होते हैं, ये फॉलिकल इसी पे आके टीएसएच काम करता है। जब टीएसएच इस पे आके काम करता है तो ये आपके प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? अभी मैंने बताया आपको, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में है आपके टायरोसिन। क्या है? टायरोसिन, वो अमाइनो एसिड है, वो प्रेजेंट है इसमें, हमारी बॉडी उसका निर्माण करती है। टायरोसिन क्या करता है आपके? टायरोसिन आपके किसके साथ जुड़ता है? टायरोसिन आपके किसके साथ जुड़ता है? टायरोसिन जुड़ता है आयोडीन के साथ। आयोडीन ले लेता है थायराइड ग्लैंड, जितना भी बॉडी में आयोडीन है सारा थायराइड ग्लैंड ले लेता है, बुला लेता है अपने पास। समझ में आ रहा है? और आयोडीन जो है वो टायरोसिन के साथ आपके मिलके थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन किसका निर्माण करता है? थायरोक्सिन, या आप बोल सकते हैं थायराइड हार्मोन का निर्माण करता है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन का निर्माण ऐसे होता है आपकी बॉडी के अंदर। समझ में आ गया? अब मैं क्वेश्चन पूछूं, थायरोक्सिन का प्रिकर्सर कौन है बॉडी के अंदर? टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे शरीर में 20 ही अमाइनो एसिड हैं ऐसे जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमाइनो एसिड तो ऐसे हजारों हैं स्टूडेंट, लेकिन हजारों के हजारों आपके प्रोटीन्स नहीं बनाते। जो हम 20 पढ़ते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, ठीक है, यही 20 ऐसे प्रोटीन होते हैं, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन ये बनाते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जिसमें मैंने आपको बताया वीआईपी हॉल में टीटी है, हम पढ़ते हैं हमारे 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स और 10 नॉन इसेंशियल पढ़ते हैं। नॉन इसेंशियल का मतलब है कि इन्हें बॉडी खुद बना लेती है, तुम पर नहीं छोड़ती, बॉडी को तुम पे भरोसा ही नहीं है, क्या पता तुमने टायरोसिन नहीं लिया तो क्या होगा? शरीर में थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और अगर थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो ना तुम फिजिकली कभी ग्रो कर पाओगे, ना तुम मेंटली ग्रो कर पाओगे, ना तुम सेक्सुअली ग्रो कर पाओगे। तुम सेक्सुअली बेकार, मेंटली बेकार, एज वेल एज फिजिकली भी बेकार, अगर बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता है तो। ये आप समझ लीजिए ये कितनी महत्वपूर्ण ग्रंथि आप पढ़ रहे हैं। ठीक, एक चीज और लिखिए, थायराइड ग्लैंड अपनी सिक्रीशन, ये एक ऐसी अनोखी ग्लैंड है, ये अपनी सिक्रीशन को स्टोर कर लेती है। 100 दिन का थायरोक्सिन बना के अपने अंदर इन्हीं फॉलिकल में स्टोर कर लेता है, यहीं पर, यहीं स्टोर भी कर लेता है, ये यहाँ पे स्टोर कर लेता है। समझ में आ रहा है? और जब अच्छा खासा थायरोक्सिन बना लेता है तभी फिर ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था, नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को। कहता है अब बस बंद कर लो, अपनी अपनी सिक्रीशन बंद कर लो, मुझे जितना थायरोक्सिन चाहिए था मैंने बना लिया है, बना के स्टोर कर लिया है, मैं धीरे धीरे करके उसको बॉडी में सिक्रीट करता रहूंगा। ये थायराइड ग्लैंड करती है, अपनी सिक्रीशंस को बना के स्टोर कर लेती है। एक मैंने तुम्हें बताया था, एक हाइपोथैलेमस क्या ऑक्सीटोसिन बना के स्टोर कर देता है, उसके न्यूरॉन्स अपने उसमें एक्सॉन टर्मिनल्स में स्टोर कर लेते हैं पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट में, समझाया था ना मैंने। और हमको ऐसा लगता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन का स्रावण कर रही है, समझाया था ना मैंने सबको।
वो तो हमें धोखा हुआ था, एक्चुअली में बनाता तो ऑक्सीटोसिन को है हाइपोथैलेमस, लेकिन वो उसका लाडला बेटा है पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो उसको दे देता है तू स्टोर करके रख ले और जब माँ की बॉडी में ऑक्सीटोसिन की जरूरत हो तो तू दे दियो। तो वो कहता है पापा मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन थायराइड ऐसा नहीं करती है, थायराइड खुद ही आयोडीन का यूज करके, टायरोसिन का यूज करके थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है और लगभग 100 दिन का थायरोक्सिन हार्मोन अपने पास स्टोर कर लेती है। इतनी बात समझ में आई है आप सबको? क्लियर हो गया? अब बॉडी में जो टायरोसिन है और जो आयोडीन है, ये दोनों मिलके T3 और T4 का निर्माण करते हैं। T3 हार्मोन है, T4 हार्मोन है, ये दोनों बनाते हैं थायरोक्सिन। क्या बनाते हैं? थायरोक्सिन, ठीक है। T3 एंड T4। T3 को बोलते हैं आपके ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या बोलते हैं T3 को? T3 को बोलते हैं आपके ट्राई। कितने हैं यहाँ पे? 3 है ना, तो 3 को आप ट्राई तो बोलते हैं। ट्राइंगल 3 रेखाओं से मिलकर बनता है ट्राइंगल, तो ट्राई तो बोलते हैं जहाँ पे हम 3 शब्द यूज करते हैं। तो ट्राई आयोडो, क्योंकि आयोडीन का यूज किया है, थ्रियोनिन THYRONINE, थ्रियोनिन, ट्राई आयोडोथ्रियोनिन, ट्राई आयोडोथ्रियोनिन। थ्रियोनिन आ गया आपके टायरोसिन से, ठीक है। ट्राई आयोडोथ्रियोनिन ये है आपके T3। टायरोसिन और आयोडीन के कॉम्बिनेशन के बाद बॉडी में T3 T4 2 हार्मोन बनते हैं, ये बात ध्यान रखना। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। दूसरा बनता है T4 है, इसको बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। और पूरा ऊपर से कॉपी कर दो, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन लिखिए। अब आप पूछोगे मैम ये बनते कैसे हैं? मैं बता देती हूँ, हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है, चलो लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ ये कैसे बनते हैं। मुझे नहीं चैन पड़ेगा जब तक मैं नहीं बताऊंगी। यहाँ पे जो ये सेल्स हैं, ये सब आयोडीन को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, ठीक है। और जब ये सेल अंदर ही अंदर आपके एक मैंने बताया प्रोटीन सिक्रीट करती हैं, उस प्रोटीन का नाम है आपके थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन है तो उसमें क्या है? टायरोसिन है। इन्हें केवल टायरोसिन से मतलब है थायराइड ग्लैंड को, और केवल आयोडीन से मतलब है, ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या होता है? टायरोसिन। तो ऐसे प्रोटीन है तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था ऐसे लगे होते हैं अमाइनो एसिड्स, लगे होते हैं। अब एक अमाइनो एसिड जो है ये टायरोसिन है, ठीक है। एक टायरोसिन पे जो है आपके आयोडीन आके लग गया, एक इस वाले अमाइनो एसिड्स पे आपके आयोडीन आके लग गया। तो कितने आयोडीन लगे हैं जरा बताना? कितने आयोडीन लगे हैं? 3 लगे हैं। ऐसे बनता है आपके T3, ठीक। अब मान लो ये दूसरा ये वाला है, ठीक, इसके ऊपर 2 आयोडीन आके लग गए, इस टायरोसिन के ऊपर 2 आयोडीन आके लग गए, तो ये वाले 2 और ये वाले 2 कितने हो गए? T4, 4 हो गए। ऐसे बनते हैं आपके T3 एंड T4, और T3 और T4 ही बनते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो T3 और T4 से मिलके बनता है। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, है ना, थायरोनिन, और T4 को बोलते हैं आपके टेट्रा आयोडोथायरोनिन। क्या बोलते हैं? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। स्पेशली जो T3 है आपके स्टूडेंट्स, यही सबसे ज़्यादा एक्टिव हार्मोन है, सबसे ज़्यादा। जबकि T4 जो है इसी को एक्चुअली में थायरोक्सिन, तो स्पेशली इसी को बोलते हैं T4 को। T4 का दूसरा नाम थायरोक्सिन भी है, लेकिन बॉडी इन दोनों को मिलके थायरोक्सिन का यूज करती है। समझ में आ रहा है? T3 T4 तुम सब कुछ छोड़ो, तुम बस इतना याद रखो कि T3 और T4 ये दोनों मिलके थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं। तुम इतना याद रखो बस, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। बस तुम्हें नाम याद होना चाहिए। T3 का नाम क्या है? T है, और कितने हैं? 3, तो ट्राई आयोडोथायरोनिन। T4 है तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन। समझ में आ गया इनका नाम? T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन या फिर थायराइड हार्मोन। कैसे बनता है हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन? कैसे बनता है जल्दी से बताइए, बहुत तेजी के साथ कमेंट करके। हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन टायरोसिन और आयोडीन के कंबाइंड होने से बनता है। जब हमारी बॉडी में आयोडीन और टायरोसिन प्रिकर्सर है थायरोक्सिन हार्मोन का, प्रिकर्सर मतलब पूर्वगामी रूप, टायरोसिन चेंज हो जाता है थायरोक्सिन में। समझ में आ गया?
तो टायरोसिन और आयोडीन जब दोनों को मिला लेती है थायराइड ग्लैंड अपने अंदर, तब बनता है आपके थायरोक्सिन हार्मोन। और वो दो बनते हैं, एक बनता है T3, एक बनता है T4। T3 को हम ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलते हैं, T4 को हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं। कहानी खत्म होती है थायरोक्सिन हार्मोन की इतनी, बन गया थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, थायराइड ग्लैंड स्टोर कर लेती है अपने अंदर। कितने दिन का, लगभग 100 दिन का अपने अंदर स्टोर कर लेती है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट, इसकी कमी से होने वाले रोग, इसके फंक्शंस को समझिए। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को समझिए। सबसे पहले मैंने आपको जब बीएमआर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बीएमआर आपके जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे आप बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, बीएमआर क्या होता है आपको बताया था ना, कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है, हमारे जो इंटरनल फंक्शंस हो रहे हैं उन्हें करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंटरनल फंक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में भी एनाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी करती रहती है कंटिन्यू। तो उसको एट रेस्ट जितनी एनर्जी चाहिए होती है एट रेस्ट, उसे हम बीएमआर बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड बीएमआर इंक्रीज करती है, थायराइड ग्लैंड बीएमआर इंक्रीज करती है। जिसकी यूथ में लिखा है कि थायराइड ग्लैंड बीएमआर कम करती है वो सही कर लें। अगर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का स्रावण कर रही है, इट मीन्स बीएमआर इंक्रीज होगा। जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तब बीएमआर कम होगा, वो बात अलग है। लेकिन थायराइड ग्लैंड आपके बीएमआर को इंक्रीज करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इट इंक्रीजेस बीएमआर ऑफ द बॉडी। बीएमआर क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, ये है कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन का यूज करती है। ऑक्सीजन का यूज करती है किसके लिए, एटीपी बनाने के लिए, है ना। O2 का यूज करती है किसके लिए, एटीपी बनाने के लिए। एटीपी क्या है, एटीपी कहाँ से बनते हैं, एटीपी आपके ग्लूकोज से बनते हैं। ग्लूकोज जब आपकी बॉडी में टूटता है तो आपकी बॉडी में क्या बनता है, एटीपी बनता है। 38 अणु बनते हैं, नहीं बनते हैं। और 38 अणु, एक एटीपी में कितने अणु होते हैं ग्लूकोज के, 38। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। तो 38 अणु मिलके जो है आपके एक एटीपी, एक एनर्जी का निर्माण करते हैं, जो कि हमारी बॉडी यूज करती है। पूरी चीज आपको पता है कि हमारी बॉडी डायरेक्टली जो है ग्लूकोज का यूज नहीं कर सकती, जो हम फूड में लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। होता है कि नहीं होता सेल के अंदर, जिसमें मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस ये सब समझाया है। तो ये सब होता है। तो बॉडी में बीएमआर इंक्रीज होता है जब भी थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है, इट इंक्रीजेस बीएमआर ऑफ द बॉडी। क्यों बीएमआर इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि हमें बीएमआर चाहिए। बीएमआर है क्या, O2 का कंजम्पशन। O2 चाहिए किसके लिए, ऑक्सीजन चाहिए किसके लिए, भैया ये सेल है, सेल में हमारे एटीपी बन रहा है, एटीपी के निर्माण के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए हमारे बॉडी का बीएमआर इंक्रीज होता है। आप बस इतना समझिए। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी बीएमआर में, कि जब मैंने आपको बीएमआर पढ़ाया था कि ठंड जब हमें लगती है, ठंड के समय हमारा बीएमआर इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, किसी ने दिमाग लगाया। मैंने आपको एक चीज समझाई थी जब हाइपोथैलेमस भी पढ़ाया था, कि हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी को अंदर से, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस में है एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। आपको पता है ये चीज़, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, ये मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। कैसे करता है हाइपोथैलेमस मेंटेन, हाइपोथैलेमस ऐसे ही मेंटेन करता है। कैसे, हाइपोथैलेमस टीआरएच निकालता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। टीआरएच काम करता है पिट्यूटरी पे, निकालता है टीएसएच, ठीक है। टीएसएच जाता है थायराइड पे, थायराइड निकालती है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन निकलता है आपकी बॉडी में तो बढ़ता है बीएमआर, बीएमआर बढ़ता है आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी से निकलती है एटीपी, एटीपी के साथ साथ आपकी बॉडी में निकलती है हीट। तो जब कभी भी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, कौन करता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन, थायराइड ग्लैंड, वो हाइपोथैलेमस करती है। कैसे करती है, टीआरएच रिलीज करने लगती है, टीआरएच पिट्यूटरी पे करके टीएसएच निकालता है, टीएसएच जाके आपके थायराइड पे काम करके थायरोक्सिन निकालता है, थायरोक्सिन बीएमआर को इंक्रीज करता है। बीएमआर इंक्रीज हुआ तो बॉडी में हमारे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हमें चाहिए होगी,
ऑक्सीजन चाहिए होगी तो ग्लूकोज भी तो चाहिए होगा। अब ग्लूकोज कहाँ से आएगा? तो ये आपके लीवर है। लीवर में क्या है? आपके ग्लाइकोजन है। आपको बताया था ना लीवर में क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। ब्लड में हमें क्या चाहिए? हमारी को ठंड लग रही है, ब्लड में हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। ये प्रोसेस क्या कहलाती है बताओ? ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। समझाई है ना मैंने आपको ये चारों टर्म समझाई हैं। ठीक है, ऑक्सीजन आ गई हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमारे सेल्स को एटीपी के निर्माण के लिए, एनर्जी के लिए। तो लीवर है, लीवर से क्या निकलेगा? लीवर से, और ये ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, लीवर में क्या है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा है किस में? ग्लूकोज में। क्यों कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में? क्योंकि हाइपोथैलेमस को बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, बहुत ठंड हो रखी है। क्या होगा यहाँ पे? ग्लाइकोजीनोलाइसिस होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ऐसे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है हाइपोथैलेमस। थायराइड से थायरॉक्सिन निकलवाती है, थायरॉक्सिन निकलेगा तो बीएमआर इंक्रीज होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, और ये सब में पूछा जाता है। आप मत पूछना कि टीजीटी में पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। बीएमआर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना टीजीटी में, पूछते हैं। मैंने क्वेश्चन देखा भी है यूथ में कि कुछ गलत पहचानिए। तो बीएमआर आपके ठंडी में इंक्रीज होता है, गर्मियों में इंक्रीज नहीं होता। ये बात अपने दिमाग में अब आप घुसा लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए कैसे होता है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे बीएमआर आपका ठंडी में इंक्रीज होता है। कैसे? मैंने जैसे आपको बताया था बीएमआर फीमेल्स में कम होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है। कैसे? क्योंकि फीमेल्स में एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा पाए जाते हैं, मेल्स में मसल ज़्यादा पाई जाती हैं। समझ में आ रहा है? बीएमआर बच्चों का ज़्यादा होता है बुढ़ों के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि बच्चे एक्टिव ज़्यादा होते हैं, मस्कुलर वर्क ज़्यादा करते हैं, इसलिए बीएमआर इंक्रीज होता है। बूढ़े लोगों में मेल्स में 10%, फीमेल्स में 9% बीएमआर कम हो जाता है। प्रेगनेंसी में बीएमआर 20 से 25% बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? प्रेगनेंसी में कैसे बढ़ जाता है? एनर्जी चाहिए प्रेगनेंसी के लिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो क्या होगा? ग्लूकोजीनोलाइसिस होगा। होगा कि नहीं होगा? ग्लूकोजीनोलाइसिस होगा कि नहीं होगा? फैट को भी तोड़ लो, फैट को तोड़ लो। फैट्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। फैट को ग्लूकोज के लिए तोड़ लो तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगी। मैंने तुम्हें समझाया था जब नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में, नॉन कार्बोहाइड्रेट, फैट नॉन कार्बोहाइड्रेट है, फैट नॉन कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए तो कुछ नया तोड़ेंगे ना हम, तो ग्लूकोजीनोलाइसिस होगा। होगा कि नहीं होगा? ग्लूकोजीनोलाइसिस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्रोटीन भी तोड़ ले, प्रोटीन नहीं तोड़ेंगे। जब थायराइड की बात कर रहे हैं तो हम प्रोटीन को, प्रोटीन का लाइसिस ना करके प्रोटियोजेनेसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन की आपकी बॉडी में कमी हुई तो फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एज वेल एज सेक्सुअल ग्रोथ, हर तरीके से आदमी बर्बाद हो जाएगा। फिजिकल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। मेंटल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। सेक्सुअल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। तो आप प्रोटीन तोड़ेंगे अपनी बॉडी में। प्रोटीन एनर्जी देता है, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन हमारी बॉडी उसका यूज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि प्रोटीन को सेल बनानी है, प्रोटीन को ग्रोथ करनी होती है, बॉडी की ग्रोथ करनी होती है, इसलिए कभी भी प्रोटियोलाइसिस नहीं करते, प्रोटियोजेनेसिस करते हैं। लाइसिस का मतलब तोड़ना, जेनेसिस का मतलब बनाना। ये मैं उसी वीडियो में बता चुकी हूँ जहाँ पे मैंने आपको ग्लूकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस सबको समझाया था। इतनी बात मेरी समझ में आई, फंक्शन समझ में आए थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड का सबसे मेन फंक्शन तो आप ये लिख लीजिए, आपने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था। ग्रोथ हार्मोन मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी से जीएच निकलता है, ग्रोथ हार्मोन सोमैटोस्टैटिन निकलता है। वो आपकी केवल और केवल फिजिकल ग्रोथ कराता है, केवल और केवल आपकी बोन्स और मसल्स की ग्रोथ कराता है। जीएच केवल आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए है, बस आप इतना याद रखो, फिजिकल, वो ओनली फिजिकल ग्रोथ कराता है। जबकि अगर मैं थायरॉक्सिन की बात कर रही हूँ या थायराइड की बात कर रही हूँ, थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन की बात कर रही हूँ, ये फिजिकल एज वेल एज मेंटल एज वेल एज सेक्सुअल, ये तीनों ओवरऑल ग्रोथ कराते हैं, ओवरऑल ग्रोथ कराते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर थायरॉक्सिन की कमी है तो बच्चा मानसिक रूप से विकलांग होगा,
मेंटली रिटार्डेड होगा, लो आईक्यू होगा, एज वेल एज वो सेक्सुअली भी खत्म हो चुका होगा। गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल नहीं आएंगे अगर थायरोक्सिन की कमी है तो। फिजिकल भी स्टंटेड होगा, बौनापन, डॉर्फपन देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है थायराइड के, और ये एग्जाम में एक एक चीज पूछी जाती है। समझ में आया? ग्रोथ केवल और केवल फिजिकल ग्रोथ के लिए जरूरी है ग्रोथ हार्मोन, जबकि थायरोक्सिन हार्मोन फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल तीनों के लिए जरूरी है। बीएमआर बढ़ता है हमारी बॉडी का, थायरोक्सिन बढ़ेगा हमारी बॉडी में, बीएमआर इंक्रीज होगा। क्यों होता है बीएमआर इंक्रीज? हमारी इंटरनल बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब वो ऑक्सीजन यूज करेगा। ऑक्सीजन यूज करेगा तो क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। एटीपी बन रहा है तो मतलब ग्लूकोज टूट रहा है। ग्लूकोज कहाँ से टूट रहा है? लीवर से टूट रहा है। लीवर में क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोजिनोलाइसिस। लिपिड्स को भी तोड़ लो, लिपिड्स को भी तोड़ लो एनर्जी के लिए। एनर्जी चाहिए ना हमारी बॉडी को। बीएमआर हमारी बॉडी में बढ़ रहा है तो लिपिड्स टूटेंगे, मतलब लिपोलाइसिस हो रहा है, लिपिड्स टूट रहे हैं, लिपिड्स टूट रहे हैं ग्लूकोज में एनर्जी देने के लिए, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, कुछ नया बन रहा है, हमारी बॉडी कुछ नया बना रही है। नॉन कार्बोहाइड्रेट है लिपिड हमारी बॉडी में, वो नॉन कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है लिपिड्स, लेकिन वो तब भी एनर्जी दे सकते हैं हमारी बॉडी को, और देते हैं। वसा से बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक नया ग्लूकोज बना रहे हैं हम, किससे बना रहे हैं? लिपिड से। लेकिन लिपिड्स टूट रहे हैं तो वो होता है लाइपोलाइसिस। समझ में आया? तीसरा फंक्शन लिखो, वही कि थायराइड मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। यही है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? दो होते हैं ना, कैटा और एना। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। हमारे शरीर में टूट फूट होना कैटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में एनाबॉलिज्म मतलब नया किसी चीज का बनना। ग्लूकोज टूट रहा है कैटाबॉलिज्म, है ना। लिपिड से कुछ नया बन रहा है एनाबॉलिज्म। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रोटीन हमारी बॉडी में सेल्स बना रहे हैं एनाबॉलिज्म, प्रोटियोलाइसिस। लिपिड टूट रहा है हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए, प्रोटियोजेनेसिस हो रहा है। प्रोटीन हमारी बॉडी में सेल्स को बना रहा है, प्रोटियोजेनेसिस हो रहा है। वहीं लिपिड हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लिए टूट रहा है तो लिपोलाइसिस हो रहा है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड है हमारे लीवर में, लिपिड स्टोर्ड है हमारे लीवर में, एडिपोज टिश्यूज में। सेल तोड़ रही है भैया, उसे जरूरत है तो सेल यूज कर रही है, तो कैटाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को कौन? थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? फंक्शन समझ में आ गया थायराइड ग्लैंड के कि नहीं समझ में आया अभी भी? ये आपको ध्यान रखना है कि थायराइड ग्लैंड फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल ग्रोथ के लिए जरूरी है। थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन, बीएमआर इंक्रीज होता है हमारी बॉडी में। जब थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है तो बीएमआर हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है। बीएमआर है क्या? तो बीएमआर हमारी बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को जो एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, वो O2 का यूज करके, O2 का कंजम्पशन करके जो ग्लूकोज से वो एनर्जी बनाते हैं एट रेस्ट, वो हमारा बीएमआर है। समझ में आ गया? इतना सब क्लियर हो गया? नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये पहले देख लो, थायराइड ग्लैंड की कमी और अधिकता से कुछ बीमारियां होती हैं स्टूडेंट। अगर कमी है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर अधिकता है तो उससे हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है? कमी है, थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में कम सिक्रीट हो रहा है, तो बताओ बच्चा मेंटली अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई भी व्यक्ति है वो फिजिकली अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बच्चा होगा। वो सेक्सुअली अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन जो है, अगर मुझसे थायराइड हार्मोन बोल रही हूँ तो इसका मीन मैं एक ही बात कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायराइड हार्मोन ही कहलाएगा, चाहे उसको मैं थायरोक्सिन बोलूँ चाहे थायराइड हार्मोन बोलूँ। फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी में जरूरी है। तो हाइपो हो रहा है, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब अधिकता। हम कहते हैं ना, अरे यार तू इतना हाइपर क्यों हो रही है यार, क्यों हो रही है इतना हाइपर? हाइपर मतलब इतना क्यों गुस्सा कर रही है, इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा दिखा रही है? तो हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। चलिए सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म देख लेते हैं। ठीक है? कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए इधर, हाइपोथायरॉयडिज्म। जब कभी भी हमारी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होगा? हम अच्छे से आयरन वो नहीं ले रहे, आयोडीन नहीं ले रहे, या हमारी बॉडी में टायरोसिन बनना कम हो गया है ना, या हम आयोडीन नहीं ले रहे हैं। स्पेशली तो आयोडीन से होता है। टायरोसिन तो बॉडी बनाती है क्योंकि उसको पता है, उसके लिए मस्ट है, कमांड है, उसको पता है टायरोसिन तो हमें बनाना ही बनाना है भैया, वो इसीलिए हमने उसको अंदर ही रखा है शरीर में, बाहर से हमने तुम्हारे पर छोड़ा ही नहीं है कि तुम खाने में उसे लो या मत लो। टायरोसिन तो बॉडी बनाएगी। आयोडीन नहीं ले रहे हो तुम, अब आयोडीन तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया बॉडी ने कि बाहर से लो, तो तुम ले ही नहीं रहे हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है।
हो जाती है ना प्रॉब्लम, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें 3 बीमारियां आती हैं स्टूडेंट। एक फीमेल है, फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है और वो अच्छी खासी थी बेचारी, अचानक से उसके शरीर में थायरॉक्सिन का जो निर्माण है वो कम हो गया। उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा? उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही थी, उसको जो माहवारी हो रही थी, जो पीरियड्स हो रहे थे, वो रुक जाएंगे। और पीरियड्स रुक गए तो आपको सबको पता है कि वो फीमेल फर्टाइल नहीं रह गई। फीमेल फर्टाइल नहीं रहेगी मतलब अब वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, क्योंकि पीरियड्स रुक गया। इट मीन्स ओवम का बनना बंद हो गया, ओवरीज ने अपना काम ही करना बंद कर दिया। ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया, ओवम नहीं बनेगा। ओवम नहीं बनेगा तो स्पर्म को मिलेगा क्या? फर्टिलाइज क्या होगा? जाइगोट कहाँ से बनेगा? तो वो महिला बेचारी कभी जन्म ही नहीं दे सकती बच्चे को, क्योंकि क्या हो गया? हाइपोथायराइडिज्म हो गया। इसको बोलते हैं मिक्सोडीमा। क्या बोलते हैं? मिक्सोडीमा। बिल्कुल, आपके उसमें लिखा है बुक में भी कि मिक्सोडीमा वयस्कों में होता है ना, वयस्कों में मिक्सोडीमा होता है। और आपके जनन अंग प्रभावित होते हैं मिक्सोडीमा में, जनन अंग प्रभावित होते हैं, वयस्कों में होती है मिक्सोडीमा। इसको गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं। गर्ल्स, GULLS, गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं इस बीमारी को, मिक्सोडीमा को। ठीक है, गर्ल्स डिजीज का मतलब होता है हाइपोथायरॉयडिज्म से। हाइपोथायरॉयडिज्म में मिक्सोडीमा, आपने पढ़ा होगा मिक्सोडीमा। तो मिक्सोडीमा आपके वयस्कों में होता है। ठीक है, स्पेशली फीमेल्स में आपको देखा जाता है। फीमेल्स में क्या देखते हैं कि भाई उसको क्या नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल नहीं होगा। मेल्स में क्या नहीं बनेंगे? स्पर्म्स नहीं बनेंगे। ठीक है, मेल्स में क्या नहीं बनेंगे? स्पर्म्स नहीं बनेंगे। तो मिक्सोडीमा आपके वयस्कों में होने वाली पहली बीमारी है, जो कि किस में आती है? आपके हाइपोथायरॉयडिज्म में आती है। थायरॉक्सिन की कमी से होती है ये बीमारी। ये आप ध्यान रखिएगा, हम हाइपो की बात कर रहे हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको आपके गर्ल्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। गर्ल्स, नॉट GIRLS। GIRLS नहीं है, ये GUSS है। ठीक है, गिव मी मिनट। GUSS, क्या बोलते हैं इसे? GUSS, गर्ल्स डिजीज। क्लियर हुआ? किसको बोलते हैं गर्ल्स डिजीज? मिक्सोडीमा को, मिक्सोडीमा। क्लियर? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट होती है आपके हाइपोथायरॉयडिज्म में एक बीमारी और आती है। एक फीमेल है, वो बेचारी अच्छी खासी है, सब कुछ है, फर्टाइल भी हो गई, वो प्रेग्नेंट है। अचानक से प्रेगनेंसी में उसके बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन बनना कम हो गया। हार्मोन है भाई, ग्लैंड्स है, नहीं काम कर रही, कुछ ना कुछ कमी है, आयोडीन नहीं ले रहे हो, कुछ ना कुछ कमी है, टायरोसिन नहीं बना पा रही है बॉडी। मैंने बताया ना, उसकी बॉडी में आपके थायरॉक्सिन बनना कम हो गया। ठीक, अब उसके जो बच्चा है, जो अंदर वूम में, उसका तो बेचारे का सब कुछ अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि वो तो माँ से जुड़ा है। उसकी खुद की ग्लैंड तो अभी काम कर नहीं रही है, थायराइड, वो तो मम्मी के थायराइड ग्लैंड पे डिपेंड है। तो उस बच्चे की फिजिकल ग्रोथ भी गई, उस बच्चे की मेंटल ग्रोथ भी गई, उस बच्चे की सेक्सुअल ग्रोथ भी गई, तीनों गई। और इस बीमारी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब बताएंगे, क्रेटिनिज्म। क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो है ये आपके इंग्लिश के क्रेटिन से लिया गया है। यहाँ लिखती हूँ क्रेटिनिज्म, सही लिख रही हूँ ना मैं? क्रेटिनिज्म की ज़्यादा ही आय लगा दी है मैंने, नहीं सही लिखा है क्रेटिनिज्म। ये आपके क्रेटिन से लिया गया है। क्रेटिन, इंग्लिश में क्रेटिन का मतलब होता है आपके स्टूपिड, बेवकूफ़, ऐसे बोलते हैं, मतलब स्टूपिड होता है। STU है ये, STU, स्टूपिड या बेवकूफ़ बोलते हैं। तो क्रेटिनिज्म जो है आपके क्या बोली जाती है बच्चों में? बच्चे बेचारे कैसे होते हैं? मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं वो बच्चे, उनका IQ लेवल कम होता है ना, कहते हैं ना बुद्धि अफेक्टेड हो जाती है, क्रेटिनिज्म बोलते हैं। ये बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है। और ये कैसे होती है? स्पेशली जब फीमेल आपकी प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे PhD एंट्रांस में पूछा गया था, ये देख लो। ये गर्भावस्था में माँ को गोइटर हो गया। गोइटर, नॉर्मल गोइटर होना हम बोलते हैं, बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण कम हो गया,
मतलब माँ को गोइटर हो गया। ऑब्वियसली उस बीमारी को नाम क्या दोगे तुम? माँ की बॉडी में थायरॉक्सिन नहीं निकल रहा है तो वो माँ को तो गोइटर हो गया ना। अब माँ को तो गोइटर हो गया, उसको तो थायरॉक्सिन निकल नहीं रहा है, लेकिन माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसको कौन सी बीमारी हो जाती है? क्रेटिनिज्म, बेरी, दस्त या कब्ज? बताइए, आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके पीएचडी एंट्रांस में पूछा गया था। क्रेटिनिज्म क्या हो जाएगा बच्चे में? क्रेटिनिज्म। अब समझ में आ गया तुम्हें क्रेटिनिज्म कैसे होता है, मिक्सोडीमा कैसे होता है, क्रेटिनिज्म कैसे होता है? ठीक है। माँ बेचारी अच्छी खासी थी, सब कुछ था उसके शरीर में, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलना कम हो गया तो उसको हम बोलते हैं गोइटर, नॉर्मल गोइटर। ठीक। और जब उसको तो गोइटर हो गया, लेकिन बच्चे में क्या देखने के लिए मिलेगा? क्रेटिनिज्म। बच्चा फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली तीनों तरीके से बेकार हो जाता है। उसकी ग्रोथ कम होगी, स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं उसे। वो बच्चा बेचारा मेंटली भी वीक होगा, उसका आईक्यू वीक हो सकता है, या तो वो कैसे हो, बिल्कुल रिटार्डेड हो, और सेक्सुअली भी वो बच्चा जो है आगे फर्टाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आगे बढ़ते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में तीसरी बीमारी आपकी होती है गोइटर। क्या होती है? गोइटर। गोइटर जैसे सिंपल घेंगा बोलते हैं, घेंगा। पहले क्या होता था? पहले ये बीमारी भारत में बहुत देखी जाती थी। इसमें आपके जो बेचारी थायराइड ग्लैंड है ना, वो बहुत सीधी ग्लैंड है। वो बेचारी अपना फंक्शन हर हाल में करना चाहती है, हर हाल में। उसका इतना मतलब बहुत बहुत सभी ग्लैंड बहुत अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए। गिव मी मिनट, पानी पी लूँ। सभी ग्लैंड बहुत अच्छी होती हैं। ये बेचारी सोचती है आयोडीन तुम नहीं ले रहे हो, लेकिन ये बेचारी सोचती है कि चलो मैं बड़ी हो जाती हूँ, मैं एनलार्ज हो जाती हूँ, मैं एनलार्ज हो जाऊंगी तो मैं अपना काम ज़्यादा कर पाऊंगी। आयोडीन तुम नहीं ले रहे हो, तुम्हारी कमी है, तुम्हें आयोडीन नहीं मिल रहा है, तुम ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ आयोडीन है ही नहीं। बेचारी थायराइड ग्लैंड अपनी गलती समझती है और ये फूल के ऐसी बड़ी हो जाती है, एकदम बड़ी सी हो जाती है। तो गोइटर में आपने देखा है ना, गला एकदम बाहर आ जाता है। वो बेचारी थायराइड ग्लैंड हो जाती है, बड़ी हो जाती है धोखे में। उसको लगता है मैं अपने आप को एनलार्ज कर लूँ, बड़ी हो जाऊँ तो मैं शायद काम कर पाऊंगी, ज़्यादा काम कर पाऊंगी, शायद मैं इसकी जो समस्या हो रही है बॉडी में, थायरॉक्सिन नहीं बनना है, मैं बना पाऊंगी। लेकिन वो बेचारी ये नहीं समझ पाती है कि इसे आयोडीन नहीं मिल रहा है, आयोडीन बॉडी में आ ही नहीं रहा है। तो टायरोसिन जब आयोडीन के साथ कंबाइंड नहीं होगा तो थायरॉक्सिन बनेगा कैसे? है ना। तो जस्ट ये तुमको समझाने के लिए है, गोइटर में थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है। तो इसे बोलते हैं सिंपल गोइटर या नॉर्मल गोइटर। क्लियर? तो हाइपोथायरॉयडिज्म समझा आपने? हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायरॉक्सिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी हुई? 3 बीमारी आपने पढ़ी कमी से। कौन कौन सी बीमारी पढ़ी आपने पढ़ी? एक तो गोइटर, ठीक है, गोइटर पढ़ी। एक आपने पढ़ी मिक्सोडीमा, जिसे आप गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं। एक आपने पढ़ी क्रिटिनिज्म। एक होता है आपके हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब होता है थायरॉक्सिन ज़्यादा बन रहा है। ज़्यादा कैसे बन रहा है यार? कमी तो हमें समझ में आती है कि भैया जो है हम आयोडीन नहीं ले रहे हैं तो कमी है। ज़्यादा कैसे बन गया? ज़्यादा ऐसे बनता है, हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसे होता है, इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। मैंने आपको एक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़ाया है। हाइपर हो रहा है, थायरॉक्सिन ज़्यादा स्रावित हो रहा है। इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इसको बोलते हैं आपके एक्सोथैल्मिक गोइटर। क्या बोलते हैं? एक्सोथैल्मिक गोइटर। एक्सोथैल्मिक गोइटर। ये एक्सोथैल्मिक गोइटर क्या है? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो होते हैं स्टूडेंट जहाँ पे आपकी खुद की बॉडी को ख़त्म करने लगती है। आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपकी खुद की बॉडी के सेल्स को ख़त्म करने लगता है। जैसे आपने सीलियाक डिजीज़ में पढ़ा था, मैंने आपको सीलियाक रोग पढ़ाया था, मैंने उसमें बताया था ना, बॉडी की जो, अगर जिसने मेरे से पढ़ाया वो समझ पाएगा उस चीज़ को। सीलियाक डिजीज़ में क्या हुआ था, जो बॉडी की इंटरनल आर्मी जो होती है, WBC जो होती है, वो ग्लूटन और ग्लाइडिन्स की तरफ, ग्लाइडिन के खिलाफ ही क्या करने लगती हैं, एंटीबॉडी बनाने लगती हैं कि किल ग्लाइडिन, मारो इसे ग्लाइडिन को। उस चक्कर में बेचारी स्मॉल इंटेस्टाइन का नाश होता रहता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है ग्लूटन और वो मारने लगती हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं? कंफ्यूज हो जाती हैं। तो मैंने बताया ना, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। बिल्कुल सेम एक्सोथैल्मिक होता है। बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो नकली आपके वो बन जाती हैं, T3 T4 बन जाती हैं, ना जाने कुछ बन जाती हैं, वो नकली बन जाती हैं, ठीक है। और उस चक्कर में क्या होता है,
आपके जो थायराइड ग्लैंड है वो काम करने लगती है, एक्स्ट्रा थायरोक्सिन बनाने लगती है। एक्स्ट्रा थायरोक्सिन बनाने, हाँ शायद नकली टीएसएच बन के आ जाते हैं। पिट्यूटरी टीएसएच रिलीज नहीं करता है, लेकिन बॉडी में नकली टीएसएच बनने लगता है। और नकली टीएसएच बनता है तो थायराइड तो समझती है बेचारा कि टीएसएच है, पिट्यूटरी हमको कमांड दे रहा है, मास्टर जी कमांड दे रहे हैं, और बेचारी थायराइड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा बनाने लगती है। थायरोक्सिन ज़्यादा हार्मोन बनाती है तो भैया मुसीबत है, बॉडी के लिए तो मुसीबत है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसको आपके ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं, ग्रेप्स नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रेप्स नहीं बोलते हैं। ग्रेप्स मतलब अंगूर होते हैं, तो ग्रेप्स मत लिख देना, इसको ग्रेव डिजीज बोलते हैं। ग्रेव, ग्रेव्स, ठीक है। ग्रेव का मतलब होता है अपनी कब्र अपने आप ही बना रहे हो, ग्रेव कब्र बना रहे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, इसको ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज। क्लियर है, समझ में आया सबको स्टूडेंट? एक्सोथैल्मिक गोइटर को ग्रेव डिजीज के नाम से जानते हैं, मिक्सोडीमा को गर्ल्स डिजीज के नाम से जानते हैं। थायराइड ग्लैंड आपका खत्म होता है। तो कैसा लगा वीडियो आपको? थायराइड ग्रंथि और उसके विकार आपको समझ में आ गए? थायराइड ग्लैंड का काम समझ में आ गया? थायराइड ग्लैंड कैसे बनती है? टायरोसिन आयोडीन दोनों मिलते हैं तो थायरोक्सिन हार्मोन T3 T4 बनते हैं। T3 T4 ही आपके थायरोक्सिन है, जिसमें T3 ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है थायरोक्सिन की, मतलब ज़्यादा स्ट्रांग है, और T4 भी है लेकिन T4 उतने एक्टिव नहीं है जितने आपके T3 होते हैं। इसके अलावा आपने क्या देखा कि ये अपनी सिक्रीशंस को खुद ही स्टोर कर सकती है। थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाकर 100 दिन तक अपने अंदर स्टोर कर सकती है, और ये खुद ही इतने पावरफुल होते हैं कि अपने दादाजी और पिताजी के काम को बंद करवा देते हैं कि भाई दादाजी तुम TRH मत निकालो, पापा जी तुम TSH मत निकालो, वो हम बन चुके हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा आपने ये देख लिया कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो थायरोक्सिन की कमी से होता है, जिसमें आपने सिंपल गोइटर देखा, मिक्सोडीमा देखा, क्रेटिनिज्म देखा, और हाइपरथायरॉयडिज्म में आपने देखा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ग्रेव डिजीज होती है, जो कि आपके किसकी वजह से होती है? जो कि आपके एक्सोथैल्मिक गोइटर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ये ग्लैंड भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जैसे अभी तक सब कुछ आपको क्लियर हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते चलिए, ऑलवेज सपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।